नेपाल की सड़कों पर अचानक आग क्यों भड़क उठी? ये नौजवान आखिर किस बात से इतने गुस्से में आ गए कि संसद तक घुसने लगे और सरकार को गोलियां चलवानी पड़ी? नेपाल की राजधानी काठमांडू से शुरू हुआ ये आंदोलन अब पूरे देश में फैल चुका है। सोशल मीडिया पर बैन के बाद शुरू हुए इस विरोध में अब तक कम से कम 19 लोगों की जान जा चुकी है। सवाल ये है कि नेपाल जैसे छोटे और पहाड़ी देश में हालात इतने बिगड़ कैसे गए। सबसे पहले जानते हैं कि इन सब की शुरुआत कहां से हुई। पिछले हफ्ते नेपाल सरकार ने अचानक ऐलान कर दिया कि देश में 26 सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और एक्स जैसे सबसे बड़े प्लेटफॉर्म भी शामिल थे। सरकार ने तर्क दिया कि सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें और अफवाहें फैल रही हैं, लेकिन नौजवानों ने इसे अपनी आवाज दबाने की साजिश करार दिया। नेपाल के लिए सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं था, ये युवाओं का जुड़ाव, रोजगार, पढ़ाई और बाहर काम करने वाले नेपालियों से संपर्क का सबसे आसान जरिया था। और जब सरकार ने एक झटके में सब बंद कर दिया तो नौजवानों का गुस्सा फूट पड़ा और नौजवान सड़कों पर उतर आए। सोमवार को काठमांडू की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। संसद परिसर तक नौजवान पहुंच गए। उनके नारों ने सत्ता की नींव हिला डाली। सोशल मीडिया पर हैशटैग नेपो किड ट्रेंड करने लगा। इस हैशटैग के साथ युवाओं ने नेताओं के बच्चों की अय्याशी और शाही जिंदगी के वीडियो और तस्वीरें पोस्ट करनी शुरू कर दी। लग्जरी कारें, महंगे कपड़े, विदेशी दौरे के वीडियो और दूसरी तरफ आम आदमी की जिंदगी में बेरोजगारी, पलायन और संघर्ष। ये विरोध सिर्फ सोशल मीडिया बैन तक सीमित नहीं रहा, ये भ्रष्टाचार और सत्ता की अय्याशी के खिलाफ सीधे गुस्से का रूप ले चुका है। नेपाल की राजनीति की असली बीमारी क्या है, अब ये सवाल खड़ा होता है। नेपाल में राजशाही खत्म हुए 15 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन एक भी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई है। राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। युवाओं की जो हालत है वो बेहद खराब है। 15 से 24 साल की उम्र के बीच का वर्ग सबसे परेशान है, लेकिन उनके लिए नौकरियां नहीं हैं। हर दिन औसतन 2200 नेपाली खाड़ी देशों, मलेशिया और दक्षिणी कोरिया काम के लिए निकलते हैं। भारत जाने वालों की गिनती अलग है। आज नेपाल की जीडीपी का 28% हिस्सा सिर्फ विदेशों में काम करने वाले नेपालियों की कमाई से आता है। यानी नेपाल अपने ही युवाओं को घर का काम देने की जगह उन्हें विदेश भेजकर जी रहा है। और अब जब सरकार ने उनकी आवाज का सबसे बड़ा जरिया यानी कि सोशल मीडिया ही छीन लिया तो आंदोलन होना तय था। ये आंदोलन अचानक नहीं हुए। दक्षिणी एशिया के दूसरे देशों में भी यही तस्वीर है। 2022 में श्रीलंका में जनता ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को महंगाई और भ्रष्टाचार की वजह से देश से भगा दिया था। वहां गोटा गो होम का नारा पूरे देश में गूंजा था। 2023 में तो आपको याद ही होगा, बांग्लादेश में छात्र आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना पद छोड़ना पड़ा। और अब 2025 में नेपाल का ज़ेनजी सड़क पर है। दक्षिणी एशिया का पूरा नक्शा बता रहा है कि युवा ही सत्ता बदलने की असली ताकत बन गए हैं। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर धनंजय त्रिपाठी का कहना है, नेपाल में सरकारी युवाओं की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाई है। राजशाही के बाद से स्थिरता आई ही नहीं और अब जब लोकप्रिय ऐप बंद कर दिए गए तो नौजवानों का गुस्सा फूट पड़ा। दिल्ली के ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के प्रोफेसर हर्ष पंत भी कहते हैं कि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका तीनों जगह युवाओं का आक्रोश ही आंदोलन का केंद्र रहा है। अगर सरकार इस गुस्से को शांत नहीं करेगी तो आंदोलन और बड़ा होगा। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी आज विपक्ष और जनता दोनों के निशाने पर है।
सरकार ने सोशल मीडिया बैन पर कोर्ट का नाम लिया, लेकिन अदालत ने केवल निगरानी और रजिस्ट्रेशन की बात कही थी, बैन की नहीं। पूर्व राजदूत विजयकांत कर्ण ने साफ कहा कि ओली अब लोकतांत्रिक नेता नहीं रहे। उन्होंने कोर्ट की आड़ में विरोध दबाने की कोशिश की है। नेपाल के अखबार माई रिपब्लिक ने अपने संपादकीय में लिखा, ज़ैनजी का गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया बैन तक सीमित नहीं है, असली मुद्दा भ्रष्टाचार और कुशासन का है। एक ही दिन में सरकार की बुनियाद हिल चुकी है। अब सवाल यही है कि इस आंदोलन से नया नेतृत्व निकलेगा या नहीं। कुछ लोग काठमांडू के मेयर बालेन शाह पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। ये पहले रैपर और गायक रह चुके हैं और आज सत्ता विरोधी चेहरों में गिने जाते हैं। लोग सोशल मीडिया पर उन्हें इस्तीफा देकर नेतृत्व करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन चिंतक सीके लाल चेतावनी देते हैं, बिना संगठन और विचारधारा वाले आंदोलन से जो नेता निकलते हैं उनसे बहुत उम्मीदें करना खतरनाक हो सकता है। भीड़ में से जो चेहरा निकलता है वो कई बार पॉपुलिस्ट बनकर ही रह जाता है। फिलहाल आंदोलन काठमांडू और पहाड़ी इलाकों से ज्यादा है। मेधस अभी शांत है, लेकिन 2015 के मेधस आंदोलन की यादें अभी ताजा हैं। अगर ये आंदोलन मेधस तक पहुंच गया तो सरकार के लिए इसे रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा। नेपाल के नौजवान अब खुलकर कह रहे हैं, हमारी मेहनत विदेश जाती है और हमारे नेता विदेश में ऐश करते हैं। गृह मंत्री का इस्तीफा हो चुका है और प्रधानमंत्री ओली भी इस्तीफा दे चुके हैं। नेपाल की ज़ैनजी ने साफ कर दिया है कि ये आंदोलन सिर्फ इंटरनेट का मामला नहीं है, ये उनकी जिंदगी, उनका भविष्य और उनके देश का भविष्य तय करेगा। नेपाल की संसद से लेकर सड़कों तक और सोशल मीडिया से लेकर दुनिया भर की सुर्खियों तक ये संदेश पहुंच चुका है कि दक्षिणी एशिया की असली ताकत अब उसके नौजवान हैं। अगर सरकारें इस आवाज को नहीं सुनेंगी तो यही नौजवान कल सत्ता की बुनियाद हिला डालेंगे। इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।